सुबह शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा उसके बाद मतदान के प्रतिशत में जो उछाल आया है, उससे आज दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत अच्छा रहने की एक उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अररिया में अपील की थी। मैं हूं प्रवीण तिवारी और अब अगले 2 घंटे तक हम बात करने वाले हैं दूसरे चरण की। कई मुद्दे हैं। दूसरे चरण के पहले का जो चुनाव प्रचार है वो बहुत ज़बरदस्त धार लिए हुए था। कई सारे मुद्दे उठकर सामने आ गए। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही, पहले चरण में भी हुई, दूसरे चरण में भी 60% से ज़्यादा 61% के आसपास मतदान हुआ है। मायने क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, और ये अभी तक के आंकड़े हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो मतदान प्रतिशत और अच्छा होगा। दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक 44% से ज़्यादा मतदान हुआ है। बिहार में भी 44% से कुछ ज़्यादा मतदान 3 बजे तक हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो 63% बल्कि 64% के आसपास मतदान 3 बजे तक हो चुका है। जम्मू कश्मीर में दोपहर 3 बजे तक करीब 58% के आसपास मतदान हुआ है। राजस्थान में भी 50% से ज़्यादा मतदान है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है, 60% से ज़्यादा है। केरल में 51% के आसपास मतदान हुआ है। कर्नाटक में भी लगभग इतना ही मतदान का प्रतिशत रहा है। मध्य प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक करीब 46% के आसपास मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में 43% मतदान हुआ और त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग हुई है। 69% 3 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाम होते होते जो फाइनल नतीजे आते हैं मतदान प्रतिशत के, वो इन राज्यों में और बेहतर आने की उम्मीद है। यानी प्रथम चरण के मुकाबले अच्छा मतदान दूसरे चरण में देखने को मिल सकता है। ये कुछ बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपना मत डाला है, और इन बड़े चेहरों में के बारे में हम लगातार सुबह से बात कर ही रहे हैं। एचडी देवेगौड़ा हैं, के एंटनी हैं, सिद्धारमैया हैं। इन सभी लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया है आज। इनके अलावा अशोक चव्हाण को आप देख रहे हैं, जी परमेश्वर को देख रहे हैं, शशि थरूर, तेजस्वी सूर्या और महेश शर्मा पूर्व मंत्री। तो कुल मिलाकर आज वोटिंग ने जो है थोड़ा सा रफ्तार पकड़ी है। दिग्गजों की वोटिंग की ये तस्वीरें भी आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पर जारी है। और स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट राज बिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज मेरे साथ मौजूद हैं। राज बिहारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो वोटिंग परसेंटेज से ही बात करते हैं। वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? अभी 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज आया है, ऐसा लग रहा है कि दूसरे चरण में उत्साह थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसके क्या मायने निकाले जाएं? वोटिंग परसेंटेज अगर दिन के हिसाब से देखें तो बहुत कम था, बाद में तेज़ी आई है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, यहाँ पर पिछली बार भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई थी। और बंगाल में तो पहले फेज़ में भी 80% के आसपास वोटिंग हुई है। और इस बार भी मुझे लगता है कि जिस तरह से वहाँ से खबरें आ रही हैं, वहाँ पर चुनाव के दौरान जो होता है छीना झपटी, लूट मार, मारा पीटी, वो सब घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन मतदाता वहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और जिन आज 3 सीटों पे मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और इस बार भी वहाँ माना जा रहा है कि अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और इसी तरह देखेंगे, खास तौर पर अगर यूपी की बात करें, जहाँ देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट हैं, इन 8 सीटों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट जीती थी। एक अमरोहा सीट पे बीएसपी जीती थी। लेकिन जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बेशक कम है, लेकिन ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अमरोहा में भी अच्छी स्थिति पेश की है जी। और जो विपक्ष बट गया, राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ है, मायावती ने अपने सभी सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए हैं, और वो दावा जरूर कर रही हैं कि हम सीटें जीतेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जीतने की स्थिति में। ये जरूर है, थोड़ा डिटेल में इसको एनालाइज करेंगे अलग अलग सीटों के लिहाज से। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज में आपका कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो बम्पर वोटिंग हो रही है उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, पिछली बार भी जैसा आपने बताया। और मैं दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं राज बिहारी जी। उनकी पुस्तकें जो हैं बंगाल की रक्तरंजित राजनीति पर उन्होंने काफ़ी शोध किया और काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। तो उनसे बंगाल के चुनाव पर भी हम थोड़ा
विस्तार से बातचीत करेंगे। और इस सब के बीच में मेरे साथ विजय हंस जी और देवकी नंदन मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। विजय हंस जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं और चुनाव विश्लेषक के तौर पर देवकी नंदन मिश्रा जी, आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं। आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको कुछ दिग्गजों की बातें सुनवा देते हैं जो कि उम्मीदवार भी हैं और उन्होंने क्या क्या कहा है मतदान के दौरान, वो ज़रा आपको सुनवाते हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई नहीं, संविधान में अभी भी बहुमत है। ये झूठ फरेब के आधार पर झूठा भ्रम फैला रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, सामाजिक आरक्षण बना रहेगा। ये मोदी जी और गृह मंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके। आज का दिन लोकतंत्र के लिए, भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है। और आज जिस उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए निकले हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। पिछले 10 साल में देश के विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए हम विकसित हो सकते हैं, इसको लेकर 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के हम कदम ताल कर रहे हैं। और अब की बार का चुनाव विकसित भारत के संकल्प की आधारशिला रखने का चुनाव है। कोई चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, हमेशा पूरा परिवार हम लोग मतदान करने साथ जाते हैं। अपील रहेगी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। पूरे राजस्थान में एक अच्छा माहौल है। जालोर सुरुई में जिस तरीके से जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है और जिस तरीके से जालोर सुरुई में लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी प्रति, 100% आश्वस्त हैं। जालोर सुरुई में इस बार जनता लोकसभा चुनाव में बदलाव कर रही है। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपना वोट आप जरूर डालें। जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति, हमारा अधिकार है हमारे प्रति। तो हमें अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए। सब लोगों को वोट डालना चाहिए। बहुत अच्छा टर्नआउट हमारे यहाँ होगा और रुझान क्लियर है। जनता जो है देश में सरकार बदलने के लिए वोट कर रही है। जो पहले ये था ना एक कि बीजेपी दक्षिण में हाफ और दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ, अब वो हाफ भी नहीं बची है पहले फेज के बाद। आज दूसरे फेज में हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि अमरोहा की जनता तो कम से कम दोबारा हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है। आगे बढ़ूं, मेहमानों से बातचीत करूं, उससे पहले गौतम बुद्ध नगर का है जहां पर हम बैठे हैं इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, वहां का हालचाल भी जान लेते हैं। लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्रों ने भी पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया और हमारे सहयोगी समीर आलम ने उनसे बातचीत की। पहले आप बातचीत आपको सुनवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे एक छोटा गांव देवरिया है, तो वहाँ पे जैसे जितने भी गरीब हैं उनके इससे पहले जब मोदी सरकार थी उससे पहले घर नहीं थे उनके रहने के लिए। अभी जो उनका आवास योजना था उसके तहत घर बन गए, फिर सिलेंडर मुफ्त में मिलने लगी, फिर एजुकेशन क्वालिटी बढ़ गई है। तो उन सबको देखते हुए सर, आफ्टर ऑल मैं तो मतलब पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो एजुकेशन से ही बोलूँगा। तो मतलब एजुकेशन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है, प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छी है, नौकरी भी है। तो फिर उन्हीं सबको देखते हुए मैंने मोदी को वोट दिया। सबसे पहली बात है डेवलपमेंट, अपना डेवलपमेंट एजुकेशन रिफॉर्म है और आगे जो अपकमिंग हम लोग का जियो पॉलिटिकल सिनेरियो उसको देखते हुए वोट किया। जो है गवर्नमेंट, इनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो है उनकी आइडियोलॉजी से मेरी आइडियोलॉजी से मैच हो रही है, इससे मैं दिया। एज ए अंडर ग्रेड मुझे आगे अपना फ्यूचर देखना है, अपने फैमिली का फ्यूचर देखना है, उस हिसाब से मैंने वोट दिया कि व्हाट विल बी बेस्ट फॉर माई अकॉर्डिंग टू माई आइडियोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू माई फैमिली। युवा बहुत एक्टिव हुआ है पिछले कई चुनाव में और ये युवा जो है ये देश का भविष्य तो है ही, चुनाव में राजनीतिक दलों का भविष्य भी ये युवा मतदाता तय करता है। महिला मतदाता, युवा मतदाता, इन दोनों वर्गों पर सभी राजनीतिक दलों ने, बीजेपी ने हो चाहे कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने, जमकर इनको साधने का प्रयास किया है। नतीजे क्या आते तो 4 जून को पता लगेगा और तमाम मेहमानों से मैं आपको परिचित करा चुका हूं। इस सब के बीच में कुमार राकेश, वरिष्ठ पत्रकार, भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश साहब, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत भी आप ही से करता हूं। अभी युवाओं को हम सुन रहे थे, आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो उसमें युवा वो उत्साह दिखा रहे हैं? पहले वाला थोड़ा सा निराशाजनक था, फिर उसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री भी अररिया में अभी भाषण दे रहे थे, शुरुआत ही उन्होंने की भाई पहले बाहर निकलो और वोट करो, और सभी अभी वोटिंग की अपील कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा होना चाहिए।
क्या है, क्या वजह आप मानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज को लेके इतनी चिंता क्यों हुई दूसरे चरण के मतदान के पहले? प्रवीण जी, आपने कई सवाल आपके इसमें है, युवाओं का रुझान, उसके अलावा फिर वोट परसेंटेज का कम होना, उसके अलावा फिर बीजेपी का, विपक्ष का, तो मतलब हर एक के अपने अपने दावे हैं। उन दावों के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, युवाओं का रुझान में कोई कमी नहीं है। जो न्यू वोटर्स हैं काफ़ी उत्साहित हैं, और इस सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन्होंने पहली बार नए वोटर्स के लिए एक ऐसा प्रावधान किया जो पहले नहीं था। जिस दिन आप 18 साल के हो जाते हैं उसी दिन यू आर इंटाइटल्ड टू इनरोल एज ए वोटर्स। तो ये पहले नहीं था, पहले 1 जनवरी डेट फिक्स थी, अब कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं है। तो एक उत्साह का कारण वो भी है, उन्होंने अपने मन की बात में हर जगह उन्होंने इस बात का उद्धृत किया है। दूसरी बात, जो वोट परसेंटेज की बात है, तो उसके कई कारण लोग बता रहे हैं। विपक्ष खुद ही खुश हो रहा है कि सरकार के खिलाफ वोट पड़ा है। सरकारी पक्ष बोल रहे हैं, कल एक चैनल में नड्डा जी का इंटरव्यू आ रहा था कि हमारे जो वोटर्स हैं वो कमिटेड हैं, लॉयल हैं, वो फर्स्ट हाफ में ही उन्होंने सारे मतदान डाल दिए, तो हमारे तरफ से वोट की कमी नहीं आई। विपक्ष को सोचना है वो सोचे। तो इन तमाम पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में हम देखें और समझें तो वोट परसेंटेज का कारण, कई कारण, लेकिन ऑन एन एवरेज 60+ % है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, जिसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखें, उस पहले चरण में ज़्यादातर राज्यों में था, असम में 70 के आसपास वोट हुए, सिक्किम में 82% का वोट हुआ है। तो आप मेघालय की वोट करें तो वोट, पहाड़ी क्षेत्रों में वोट का ये परसेंटेज अपने आप में उत्साह को दिखाता है। लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दों से आगे जाने की बात है, और जिस मुद्दों को लपेटने और लोगों को दिखाने की बात है, वो भी एक आज की तारीख में मुद्दा है। और मुझे लगता है कि 1950 के बाद पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जो कि विकास के मुद्दे पर हो रहा है। और मैं पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि जब भी लोग विपक्षी बात करते हैं कि गरीबी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो कब गरीबी, महंगाई, बेरोज़गारी नहीं रही है। आबादी जिस अनुपात में बढ़ा है, लोगों की जो तनख्वाह है, वेतन अनुपात बढ़े, 1950 से लेकर आज तक के चुनाव का विश्लेषण कर विजय हंस जी, मुझे हर एक मुद्दे, हर एक मुद्दे ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई रहे हैं, लेकिन चिंता की बात है, चिंतन की बात है, इस पर भी बात होनी चाहिए। इसका करते हैं, इसको विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं इस पर। विजय हंस जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं, उन्होंने भी आपकी बात को सुना होगा। ये बात सही है कि अगर मतदाता बड़ी तादाद, क्योंकि हम लोग एनालिसिस करते हैं, मैंने कई बार देखा है कि आप वोटिंग परसेंटेज पे कोई एनालिसिस कर लीजिए, वो दोनों तरफ झुकती है। कहते हैं कि बहुत बम्पर वोटिंग हो गई तो बदलाव चाहते थे, बहुत बम्पर वोटिंग नहीं हुई तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं चाहते हैं। इससे कोई अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जैसा अभी राकेश जी ने कहा है, विजय जी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि मतदाता को खींचने में विपक्ष क्या बहुत कामयाब नहीं है, या मतदाता में बड़ी उत्सुकता नहीं कि कोई बड़ा बदलाव करे? ऐसा अंदाजा लगाया जाए क्या? एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि सब लोग अनम्यूट कर लीजिए अगर आपने म्यूट इस चीज का अनुरोध तो हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर, नेता करता है। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज कि विजय जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं सुन करने आ रहे हैं तो वो किन मुद्दों पे कर रहे हैं और किस पार्टी को कर रहे हैं, इसमें मैं तिवारी जी से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ, सॉरी कुमार राकेश जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो कांग्रेस को और अलायंस, इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं क्योंकि हमारे न्याय पत्र में सबके लिए न्याय की बातें करी गई हैं। युवा के लिए, नारी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, सबके लिए न्याय की बात करी गई है। और सबके साथ जो 10 साल अन्याय किया है मोदी जी ने, उसके खिलाफ ये एक संघर्ष है, ये एक क्रांति है जिसमें सब शामिल हो रहे हैं। क्या अन्याय किया आपको क्या लगता है? मतलब आपके कई मुद्दे रखे। 3 साल से हमारे नेता सड़क पे घूम रहे हैं, वो लोगों को शामिल, लोगों से बात कर रहे हैं, वो सारे अन्याय सामने आ चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा हुई है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई है। हमारे बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश लगातार लोगों से मिल रहे हैं। युवा के साथ अन्याय हुआ है, उनके पेपर लीक हुए हैं, नौकरियां गई हैं, अग्निवीर में रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स लाखों की तादाद में खत्म ऐसा होता तो आपकी भारत भारत जोड़ो यात्रा के बाद में 3 बड़े चुनाव थे विधानसभा के, तीनों चुनाव में जनता ने इन आपके मुद्दों को स्वीकार नहीं किया। वहां तो नतीजे ये बताते हैं कि इनका कोई असर नहीं चला, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, जहां से आप लोगों को उम्मीदें थी कुछ, वो वहां पे बिल्कुल आपका मुद्दा नहीं चला। तिवारी जी, हमारा लगातार जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, लोगों को समझने में बेशक देरी लगी है, लेकिन लोग अब मोदी जी के जुमलों में नहीं आएंगे। हम
4 जून को हम सरकार बना रहे हैं। ये मैं कल जयराम रमेश जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आज पवन खेड़ा जी ने भी कहा है, और ये मैं भी कह रहा हूँ, कांग्रेस का वर्कर भी कह रहा है, और देश का हर वोटर कह रहा है कि 4 जून को इंडिया अलायंस सरकार बना रहा है। और आप उस दिन मेरी तरफ से बधाई भी लेंगे, आप मुझे भी देंगे। लेकिन ये बताइए, आपके पार्टी के नेता इतनी संख्या में क्यों छोड़ गए? मध्य प्रदेश और लगभग कांग्रेस से खाली हो गई है। मेरा सवाल कुछ और है, आप पूछ लीजिए। तो हमारे नेता थोड़ा खत्म हो गए हैं जनाब, हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, आप फिक्र मत करिए। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन होगा विजयहंस जी? कांग्रेस डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज की नर्सरी है, यहाँ से नेता पैदा होते हैं और फिर चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ विजय जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस जो है नेताओं की नर्सरी है। कांग्रेस ने ही देश को सब कुछ दिया है, बाकी कोई पार्टी था नहीं, पहले भी कोई पार्टी नहीं थी, आज भी नहीं है। आप बात से बिल्कुल सहमत हूं, चाहे वो मुस्लिम लीग दिया आपने, चाहे पर्सनल लॉ वोट दिया या वक्फ वोट दिया, सब कुछ आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए आज की तारीख में प्रधानमंत्री कौन होगा? ये इंडी गठबंधन है कहां? मैं एक पत्रकार होने के नाते सवाल पूछ रहा हूं आपसे, एक पत्रकार होने के नाते सवाल पूछ रहा हूं आपसे। एक मिनट। आप 3 लोग मुझसे सवाल करेंगे तो ये मेरे लिए, 4 लोग करेंगे तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे भाई, सवाल तो सवाल है। तो आप नर्सरी, आपके पास नर्सरी है नेताओं की, आपके पास नर्सरी है नेताओं की। एक मिनट आपके होने चाहिए। देखिए क्या है, ऐसा है विजय जी कि आप अभी पैनल पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पास सवाल आ रहे हैं, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। मैं तो मानता हूं कि पैनल में तो मैं देखता हूं कि जैसे अभी देवकी नंदन जी, मैं उनके पास जा ही नहीं पाया हूं, आपके पास इतना मौका है कि बार बार आपसे सवाल पूछा जा रहा है और आपके पास पर्याप्त जवाब है, दे रहे हैं राहुल गांधी, तो उसको डिफिकल्टी की तरह ना लेते हुए आप ये बताएं, जैसे राकेश जी पूछ रहे हैं कि क्या नहीं कर रहा हूं मैं, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन कोई रूप ले पाया? क्योंकि अभी वो प्रधानमंत्री का जो सवाल पूछ रहे हैं उसका आधार यही है कि आपका चेहरा बहुत स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाया। हम एक मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। भारत का जो न्याय पत्र इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिया है इंडिया का, उसमें साफ और स्पष्ट है कि इन मुद्दों पे जनता हमें वोट कर रही है। और प्रधानमंत्री चुनना, पिछली बार भी मनमोहन सिंह का हमने नाम थोड़ा ना दिया था 2004 में, हमने आपस में बैठ के डिसाइड किया था ना। सबसे सक्सेस प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, महान इकोनॉमिस्ट थे, वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं। मतलब क्या नहीं थे वो बंदा, मतलब उसने इंडिया को क्या नहीं दिया। इतने हैवी वेट प्रधानमंत्री हुए हैं सरदार मनमोहन सिंह। तो आप फिक्र मत करिए, यहाँ हमारे पास कांग्रेस में बड़े से बड़ा नेता है जो बढ़िया प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, थैंक यू। आपका जायज लगता है ये जवाब। देवकी नंदन जी, अभी आपने सभी मेहमानों को सुन लिया, पूरी बातचीत का लबोलुबाब सुन लिया। इस बार मैंने ये देखा कि जो दूसरा चरण का मतदान था उससे पहले बड़ा तीखा हो गया प्रचार। बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आ गए जिन मुद्दों के बारे में थोड़ा आश्चर्यजनक रूप से देखने लगे, अरे ये मुद्दा भी उठाना चाहिए था क्या, ये थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? इस तरह की बात करते भी हमको कई लोग मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि दूसरे चरण को लेकर, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन हो, सभी थोड़ा ज्यादा सतर्क थे, ज्यादा धार के साथ में जाना चाहते थे? नहीं, आपको सबसे पहले ये देखना होगा प्रवीण जी कि पहले चरण का जो मतदान हुआ है 19 अप्रैल को, उससे पहले जो इलेक्शन हो रहा था वो एक तरीके का विकास के मुद्दे पर हो रहा था। उस समय चर्चा हो रही थी कि 2047 में भारत कैसा होगा, विकसित अगर होता है भारत, उस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन जैसे ही पहले चरण का मतदान होता है, 19 तारीख की वोटिंग होती है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं, जो सबसे बड़े कैंपेनर हैं, और उनकी जो वाणी है एक तरीके से बदल जाती है। वो कुछ इस तरीके की बातें करने लगते हैं जिससे लगता है कि जो आप तीखा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो तीखी वाणी हो जाती है। मतलब जिसे कहा जाता है हिंदू और मुसलमान और ये सब बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। वजह तो कुछ ना कुछ होगी ही होगी। क्या लगती है आपको? वही तो मेरा प्रश्न वही है, क्या वजह लग रही है आपको? मैं उसी पर आ रहा हूं प्रवीण जी। दरअसल क्या है, वोटिंग जो ट्रेंड अगर आप देखिए, वोटिंग ट्रेंड 2009 से आप उठा करके देखेंगे, 2009 और 2014 में जब वोट पड़ता है तो कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए वोट पड़ता है।
ये करीब 8.5% वोट ज्यादा पड़ता है। बड़ा उत्साह लोगों में होता है और उस साल जो वोटर बनने की जो संख्या होती है वो भी बहुत बड़ी तादाद में होती है और 8.5% वोट बढ़ता है। लेकिन जब 2019 का इलेक्शन होता है तो 19 के इलेक्शन में 0.6 करीब 0.90% के आसपास का वोट बढ़ोतरी होती है। मतलब सरकार को स्थिर रखना लोग चाहते हैं। ये मैं इतिहास बता रहा हूं। जी जी, 0.90% के आसपास। लेकिन जब 2024 में हम आज बैठे हुए हैं तो 2024 में क्या हो रहा है? 2024 में जो पहले चरण का वोट था वो पूरे देश में करीब 4.5% से ज्यादा का डिप है। मतलब 4.5% से ज्यादा वोट कम हुआ है। और एक डेटा आपको बताऊंगा जिस पर अभी हमारे पत्रकार मित्र राकेश त्रिपाठी जी बता रहे थे कि युवाओं में बड़ा उत्साह है वोटर बनने को लेकर के। उन्हें शायद वो डेटा पता नहीं है, मैं वो भी डेटा रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो जो 2000 ये जो आज जो मतदान हो रहा है दूसरे चरण का 26 अप्रैल को, इसका जब आप डेटा देखते हैं 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है उसको अगर आप एक बार देखेंगे तो आप पाएंगे कि पर घंटे 5.5% वोट पड़ रहा है। पर घंटे 5.5% वोट पड़ रहा है। टोटल कितने घंटे होते हैं वोट पड़ने के? 11 घंटे वोट पड़ते हैं। इन 11 घंटे में अगर वोट पड़ता है तो कितने परसेंट हो गया? मतलब करीब 60 से 62% तक वोट परसेंटेज शाम को 7 बजे आप देखिएगा, इससे ज्यादा वोट परसेंटेज नहीं होगा। मतलब जो परसेंटेज पहले चरण का था वही वोट परसेंटेज दूसरे चरण हम में इससे भी जा कहां रहे? वो तो मैं आपकी बात, मैं तो पहला सवाल ही यही पूछा था आपसे कि कम वोटिंग परसेंटेज से आप क्या मान रहे हैं? मैं पहले आपको बताऊं तो कि वोट परसेंटेज इस बार बताया, डिटेल में बताएंगे अभी तो और आ भी जाएगा। जैसे कि अब मैं आप पश्चिम बंगाल में 61% वोट पड़ चुका है अभी तक 3 बजे तक। जो पैनलिस्ट हैं वो लोग ये बता रहे हैं बड़ा उत्साह है मतदाताओं में। मैं उस उत्साह पर बता रहा हूं कि कितना वोटर डिप कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये वोट डिप कर रहा है तो इसका फायदा किसको हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है, मैं इस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हमारे जो पत्रकार मित्र ने सवाल किया, वोटरों में बड़ा उत्साह है, खासकर युवाओं में। आपने बताया अभी कि नहीं, पर मुझे आपकी बात से समझ में आया, आप बता नहीं रहे, लेकिन आपने अभी तक जो बोला वो एनालिसिस इस तरफ जा रही है कि सरकार के प्रति वो उत्साह नहीं है, ऐसा भाव आ रहा है आपकी बात में। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि किसके प्रति उत्साह है किसके प्रति, लेकिन ये जो ट्रेंड बता रहा है वो ट्रेंड कहां लेकर के जा रहा है हम सारे समझदार लोग हैं। इसके अलावा अभी आपने बताया कि जो वोटर परसेंटेज वोट बनने की जो प्रक्रिया है पूरी की 18 साल जिस दिन कोई व्यक्ति हो जाएगा उसी दिन वो वोट में बन सकता था। पहले पहली तारीख हुआ करती थी, 1 जनवरी की तारीख हुआ करती थी। बिल्कुल इसमें संशोधन हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि 2014 में जो वोटर बनने की जो परसेंटेज था, मतलब ये 18 साल की उम्र के जितने लोग थे उनमें से 80% से ज्यादा वोटरों ने, मतलब यूथ ने अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन 2024 में मात्र 38% यूथ वोटर ने अपना रजिस्ट्रेशन अच्छा, ठीक, आपने अच्छी एनालिसिस रखी और मैंने इसीलिए आपको बिल्कुल बीच में टोका नहीं, थोड़ा लंबा समय भी रहा। बाकी मेहमान भी, राकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। किसी भी चरण का जब मतदान चल रहा होता है तो मतदाताओं में कितना उत्साह है, यही एक चर्चा का बड़ा विषय बनता है। और यूं तो कई मुद्दों पर बात हो रही है, तो मतदान प्रतिशत की बात हो रही है, एक नजर और डाल लेते हैं। दूसरे चरण का मतदान जारी है, 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग हुई है, दोपहर 3 बजे तक करीब 69% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़बरदस्त वोटिंग यहाँ पर हुई है और त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। इसी तरह बंगाल में भी अच्छा मतदान हुआ है, 61% के आसपास मतदान 3 बजे तक बंगाल में भी हो चुका है। और त्रिपुरा में तो आप देख ही रहे हैं 69% मतदान हुआ है। लेकिन यूपी और बिहार में थोड़ी सुस्त रफ्तार है और इस पर हमने ब्रेक से पहले भी मेहमानों से काफ़ी चर्चा की। इसके कई मायने निकाले जाते हैं, स्पष्ट तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से रैलियों में भी, आज प्रधानमंत्री ने जब अररिया में अपनी रैली की तो शुरुआत ही इस बात से की कि मतदाताओं को बाहर निकलना चाहिए, बड़ी तादाद में उत्सव का माहौल होना चाहिए मतदान केंद्रों पर, और ये मताधिकार का इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य भी होता है।
दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान जारी है। महाराष्ट्र में दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक 43% से कुछ ज़्यादा मतदान हुआ है, तो दूसरे राज्यों की तुलना में कम वोटिंग ये दिखाई पड़ती है। तमाम बड़े नेता पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान को लेकर मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के नोएडा में हमारी संवाददाता कोमल शर्मा ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया है। आज लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और हम एक ऐसे परिवार से मिले जो हमें काफी लगा कि मतदान देने के लिए इतने उत्साहित है कि वो तैयार होके ऐसे आए हैं सज धज के। हालांकि होना भी चाहिए उत्साहित, क्योंकि ये भी एक लोकतंत्र का उत्सव है। लेकिन फिर भी हम पूछना चाहेंगे कि आप सब एकदम बिल्कुल तैयार होके पार्टी से जैसे आप आ रहे हो या पार्टी में जाना? हम लोग अभी सीधे शादी से आ रहे हैं, अभी शादी में जाना है हमारे को, लेकिन चूंकि मत देना जरूरी है, ये एक संवैधानिक अधिकार है, उसको प्रयोग करना जरूरी है, तभी हम एक स्वच्छ एवं पारदर्शी सरकार को चुन सकते हैं। और इसके लिए सभी से अपील है कि वो भी अपने मतदान का प्रयोग करें। और हम लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पीली ड्रेस में, हमें हल्दी के फंक्शन में जाना है। तो भी की रस्म है आपके परिवार में और आप लोग अभी आए हैं? नहीं, वोट देना बहुत जरूरी है। पहले तो आपने भी वोट देना है? जी। फर्स्ट टाइम वोट है? सेकंड टाइम। फर्स्ट। हाँ जी। आप आए हो तैयार होते हुए? थैंक यू। ये है कि वोट देना बहुत जरूरी है, देने आना चाहिए सबको। तो देखिए, ये एक परिवार हमें यहाँ पर मिला है, ये परिवार मिला है हमें यहाँ पर जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आया है। और खास बात यह है कि इनके परिवार में शादी आज हल्दी की रस्म है और बावजूद उसके तैयार होकर के ये सब यहाँ आए हैं। और इनका कहना है कि जो दूल्हा और दुल्हन है, हमने उनसे भी कहा है कि वो भी अपना वोट देने के लिए आएंगे, उसके बाद शादी की रस्में पूरी की जाएगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ कोमल शर्मा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं इसी बीच मतदान को लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता समीर आलम ने गौतम बुद्ध नगर ज्वाइंट कमिश्नर बबलू कुमार से मतदान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास बातचीत की। ये भी सुनिए। देश में दूसरे चरण का आज मतदान जारी है। उसी क्रम में जॉइंट सीपी पहुंचे हैं बूथों का जो है जायजा लेने के लिए। हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे सर गौतम बुद्ध नगर में जो मतदान चल रहा है, सर कैसा चल रहा है? देखिए, गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और तीनों विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो है मतदान की प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। कल जब पार्टी और पुलिस बल सभी पहुंच गए थे, आज मॉर्निंग से समय से सभी जगहों पे मतदान शुरू हुआ और अभी तक बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। हमारे सभी अधिकारी, सीनियर ऑफिसर्स भी, थाना प्रभारी, एसीपी, सभी लोग मोबाइल हैं। साथ ही साथ जो सेक्टर मोबाइल, क्लस्टर मोबाइल और जोनल मोबाइल्स बने, वो सब भी मोबाइल है। कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सर, जो क्रिटिकल बूथ हैं उन पे क्या पुलिस की तरफ से इंतजामात किए गए हैं? देखिए, जो हमने चिन्हित किया था, जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारियों ने, और जो क्रिटिकल और वल्नरेबल हमारे बूथ थे, उस पर हम लोगों ने CAPF की जो है पुलिस बल लगाई है। साथ ही साथ जो बाहर के जनपद से हमें पुलिस बल मिले थे, होमगार्ड मिले थे, उनको हमने लगाया था। और उसके अलावा भी जो है एक्स्ट्रा पुलिस बल हमारी मोबाइल में, जैसे QRT के तौर पे, क्लस्टर मोबाइल के तौर पे, सेक्टर मोबाइल के तौर पे लगाया है। तो अभी तक सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 घंटे और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और उसमें हम लोग की मोबिलिटी बनी हुई है। ये थे हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर बबलू कुमार गौतम बुद्ध नगर, जिन्होंने बताया कि पूरे गौतम बुद्ध नगर में जो है बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, चर्चा हम कर रहे थे। मिश्रा जी ने बड़ा डिटेल तरीके से अपनी एक एनालिसिस रखी। कुमार राकेश जी उस पर कुछ कहना भी चाह रहे थे। राकेश जी, मैं समझ नहीं पाया, खुलकर नहीं बोले मिश्रा जी, लेकिन क्या नफ़ा नुकसान आप देखते हैं? और उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा सत्ता पक्ष को चिंता करनी चाहिए। देवीकीनंद मिश्रा जी का चुनाव विश्लेषण बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं करेक्शन कर दूंगा नाम में। लगता है कि यदि ऐसा करेंगे विश्लेषण तो गलती हो जाएगी। मेरा नाम कुमार राकेश है, राकेश त्रिपाठी नहीं है। तो एक सब्जेक्ट जो करेक्शन है, मैं करेक्शन कर दूं, कोई बात नहीं। होता है कभी कभी ओवरफ्लो में, कभी कुछ चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं, तो लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, नाम का मामला है। दूसरी बात, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मतलब मैं इसको करेक्शन कर दिया, उसमें क्षमा मांगने बात नहीं है। आपका बड़प्पन है, आपने क्षमा मांगी। आपने जो विश्लेषण दिया, बहुत ही सारगर्भित विश्लेषण दिया। हालांकि अभी 4
40 मिनट हुए हैं, अभी 2 घंटे, जैसे अभी हम ज्वाइंट कमिश्नर को सुन रहे थे, 2-2.5 घंटे और चलेगा। कई जगह पर चुनाव आयोग ने ये भी बात कही है कि हम 2 घंटे आगे बढ़ाएंगे, चूँकि गर्मी का टेम्परेचर रोज़ बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भी हो सकता है मतदाता ना आए या ना आ पा रहे हैं। लेकिन आपके विश्लेषण में मुझे ऐसा लगा, प्रवीण जी ने भी इशारा किया कि आप जो कहना चाह रहे हैं कह नहीं पा रहे हैं। विश्लेषण का जो आकार प्रकार और जो उसका परिणाम है बताने में पता नहीं क्यों शर्मा रहे। आपको सीधी बात करनी चाहिए, आप विश्लेषक हैं, मैं आपको कोई नसीहत नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे कुछ इनपुट्स लेने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास जो डाटा है, आपके पास जो आपने पूरे घंटे के हिसाब से, मतदाताओं के हिसाब से, पूरे क्षेत्रवार हिसाब से जो रखा है, इलेक्शन कमीशन के जो कमीशन ऑफ इंडिया है, मतलब आई डोंट लाइक कॉल द इंडिया, भारत का जो भी निर्वाचन आयोग है, वहाँ पे डाटा उपलब्ध भी है, शायद आपके दूसरे सोर्स भी होंगे। लेकिन हमको ये जज कर हम कैसे कर सकते हैं, विजय हंस जी बोला कि ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ वो सत्ता पक्ष का है या नहीं है, विपक्ष का है नहीं है। क्योंकि विपक्ष में जो एकजुटता होनी चाहिए, हमारा एक पत्रकार होना एक विश्लेषण है कि नहीं है। अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में क्या है, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में पूरा विखंडित है, महाराष्ट्र में वही हाल है। तो हम उसको किस तरह से हम यदि मतदाताओं को हम यदि विश्लेषण करें, किस तरह से, विजय हंस जी बोल रहे थे कि हम कैसे कहें कि नहीं ये सरकार आ रही है, ये हमने अच्छा काम किया है और इस पे वोट देना चाहिए। मेरा आपके विश्लेषण में ये समझूं कि कांग्रेस का मतदाता नहीं निकला जहां पर कम मतदान हो रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं कुमार राकेश जी? जी, कांग्रेस का मतदाता नहीं निकला, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, कोई भी आज की स्थिति में ये नहीं कह सकता कि किसका मतदाता निकला किसी का नहीं निकला। ये पूरा एक संभावनाओं के आधार पर एनालिसिस नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, क्योंकि एग्जिट पोल होता है तो उसमें से कुछ न कुछ परसेंटेज निकल जाता है लोगों की भावनाओं से या आंकड़ों से, बातचीत से। एग्जिट पोल तो हो नहीं रहा है, तो इनके पास कोई थर्मामीटर, ये बात सही है, मैं एग्री करता हूं। मेरा निजी अनुभव भी यही है कि वोटिंग परसेंटेज से हम बहुत ज्यादा सीटों का गणित बिल्कुल अलग होता है, जीत हार का गणित बिल्कुल अलग होता है। मैं भी डाटा दे सकता हूं पिछले चुनाव का, कहां पर देखिए कहीं दिलचस्प हो जाता है, जब बम्पर वोटिंग होना तब दिलचस्प हो जाता। पिछली बार भी हुई थी, और क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति के प्रवीण जी मैं आपको एक इनपुट दे रहा हूं। सिक्किम में एक एग्जांपल लेता हूं, 80-83%। मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास समय कम रहेगा, नहीं, आपकी बात को प्लस कर रहा हूं, वोट परसेंटेज ज्यादा कम होने से। मैं एग्जांपल दे रहा हूं भारत का। सिक्किम में 83% वोट हुआ। जब हमने कई लोगों से बात की कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वही हुआ था, तो बोला सर हर एक चुनाव में इतना ही परसेंटेज होता है, इसके आधार पर आकलित नहीं कर सकते कि सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है। हाँ, सेकंड फेज में भी अच्छा बम्पर वोटिंग हुई है। और जैसा पश्चिम बंगाल के बारे में हम बात कर रहे थे, राज बिहारी जी पश्चिम बंगाल की राजनीति के अच्छे विश्लेषक भी हैं, जानकार भी हैं, तो आप थोड़ा इस पर रोशनी डालिए कि वहां पर अगर बम्पर वोटिंग होती है तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों पे तो सभी की नजर है। महाराष्ट्र को भी ले लीजिए आप, स्विंग स्टेट है, कुछ कह नहीं सकते। देखिए अभी जहां 13 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर पिछली बार सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में और केरल में वोटिंग हुई थी। दोनों जगह लगभग 81% के आसपास वोटिंग हुई थी। और दूसरे नंबर पे 69%, 69% कर्नाटक में हुई थी। बाकी सभी में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर किसी में 61, किसी में 63, किसी में 64। जैसे राजस्थान में 63% हुई, महाराष्ट्र में 64% थी। तो वोटिंग परसेंटेज से हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि खास तौर पे अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना में तो माना जा रहा था कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस आ रही है। सभी ने कहा था, मीडिया भी बार बार कह रही थी कांग्रेस आ रही है। राजस्थान में जरूर मान के चल रहे थे, लेकिन राजस्थान में भी कुछ ऐसे मीडिया, टीवी चैनल या अखबार थे जो कह रहे थे नहीं कांग्रेस सत्ता में आएगी। क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बुरी तरह हार गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह हारी, राजस्थान में बुरी तरह हारी। लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में क्या प्रचार हुआ है। अगर हम जहाँ गए, हम जैसे यूपी की बात करें, यूपी में तो हमने प्रचार में विरोधी दलों को देखा ही नहीं। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने भी जो जैसा प्रचार होना चाहिए था नहीं हुआ, क्योंकि सब मान के बैठे हैं कि जो होगा नरेंद्र मोदी के नाम पर ही होगा। तो उसका असर यह हुआ कि निचले लेवल पर लोगों ने काम नहीं किया,
मतदाताओं के घर पर्चियां देने नहीं गए, और तो और चुनाव आयोग की भी पर्चियां नहीं गई। गाजियाबाद जैसे अगर शहर में ही मतदाताओं के पास पर्चियां नहीं नुकसान की बात है ना, तो इसका नुकसान है। लेकिन यह है कि इसका नुकसान कि किसको है तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अगर जमीन पे देखें तो जमीन पर विरोधी दलों का प्रचार कहां है? मोदी के नाम पे अगर बीजेपी है तो कांग्रेस किसके नाम पे है, समाजवादी पार्टी किसके नाम पे है, मायावती को सुनने कितने लोग आ रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा आपको। विजय जी, एक चर्चा यहां पर आकर रुकी थी ब्रेक से पहले कि विपक्ष उस जोर के साथ, उस ताकत के साथ सामने नहीं आ पाया जिस ताकत के साथ उसे आना चाहिए था। जब अलायंस बनाने का प्रयास किया जा रहा था तब लग रहा था, जब पटना से फिर बेंगलुरु लगातार बैठ के चले, लग रहा था कुछ होगा, कुछ बढ़िया होने वाला है, लेकिन वो सब ध्वस्त हो गया। विपक्ष की वो ताकत नहीं दिखी, ऐसा अभी तक चर्चा में निकल कर आया। आपकी टिप्पणी? नहीं, मुझे लग रहा है आपने गलत जायजा लगा लिया। ये ध्वस्त वर्ड तो बिल्कुल गलत यूज कर रहे हैं आप हमारे लिए, निंदनीय है ये चीज। तो जो आप अलायंस की बात कर रहे हैं, पार्टीज पूरी तरह एक्टिव हैं। हमारे 3 बड़े नेता, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, सचिन पायलट, जो नेशनल लीडर्स हैं, वो हर स्टेट में रैलीज कर रहे हैं। स्टेट नहीं, यहाँ अलायंस की बात हो रही है। मैं विजय जी एक बार आपको बता दूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अलायंस ध्वस्त की बात हो रही है यहाँ पे। कंप्लीट तो कर लेने दीजिए सर, मेरे पास टाइम कम है ना, आप डिबेट एंड कर देंगे प्रवीण जी। तो जो अखिलेश यादव जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, आप देखिए लाखों में लोग उनकी रैलीज को अटेंड कर रहे हैं। आपको पता नहीं किसने बता दिया कि रैलीज हो नहीं रही या डोर टू डोर कैंपेन्स नहीं हो रहे। तो ये सब कुछ हमारी जो न्याय की बातें हैं, हमारी जो मैनिफेस्टोज हैं, चाहे वो आरजेडी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, वो डोर टू डोर कांग्रेस, हर इंडिया अलायंस की पार्टीज के कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, कुमार विश्वास जी ने कुछ बोला था कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। तो सर, कांग्रेस ने आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, यूनिवर्सिटीज, एम्स, पीजीआई, स्पेस स्टेशन, बेल, एचपीसीएल, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन, एफसीआई, सब कुछ बनाया है। आपने एक पर्टिकुलर रिलीजन के 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेके मोदी जी वाली लैंग्वेज बोली है, मैं इसकी निंदा करता हूं। तो तीसरी बात प्रवीण सर, मैं ये कहूंगा कि आपका जो एक हाइलाइट्स आए थे न्यूज में बीच में ब्रेक में, उसमें आपने एक खबर चलाई थी कि अमेरिका जो है भारत की डेमोक्रेसी का हुआ मुरीद, और उसमें आपने फोटो लगा दी मोदी जी की। मैं इसकी निंदा करता हूं, उसमें फोटो होनी चाहिए थी बाबा साहब अम्बेडकर की। डेमोक्रेसी में उनका कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए एक नींव बनाई है। मोदी जी का इंडिया की डेमोक्रेसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्लीज इसको सुधार कीजिए। धन्यवाद। देखिए, ऐसा होता है विजय जी कि इंदिरा जी की तस्वीर हो, राजीव जी की तस्वीर हो, सबका सम्मान होता है। जो शीर्ष पर बैठा होता है वो पहचान होता है। अगर आप खबर चला, आप विजय जी अगर आप सिर्फ मोनोलॉग करना चाहते हैं, आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आप कोई सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। आप इतनी जल्दी ऑफेंसिव क्यों फील करते हैं? ये भी एक निराशा को दिखाता है। आप हर चीज में ऑफेंसिव क्यों फील करते हैं? और मैंने ये देखा है कि कांग्रेस इस मानस के साथ बैठती है कि यार हम पे अटैक हो रहा है, हमको कुछ कहा जा रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं कहा गया ना। तो कांग्रेस के ध्वस्त होने की बात हुई, एक अलायंस की बात हुई, उसमें भी ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसा बड़ा चेहरा साथ में खड़ा नहीं होना, ये एक कमजोरी दिखाई पड़ती है। इस पर एक पॉलिटिकल एनालिसिस हो सकती है, और ऐसा एक जगह नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ जब आप गए तो आपके अपने कार्यकर्ताओं में, या पंजाब में समीकरण ठीक से नहीं बैठे, कार्यकर्ताओं में निराशा हुई, इस पे एक एनालिसिस हो सकती है। हर चीज पे ऑफेंसिव क्यों होती है कांग्रेस? मोदी की फोटो लगा के उसका गुणगान मत करिए ना। जिसने मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में। वहां पर मिलने के लिए जब जाते हैं या अमेरिका के साथ में कोई भी डील होती है, अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी करने जाते हैं, विजय शंकर जी जाते हैं वहां पर, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, महात्मा गांधी ने। मोदी का डेमोक्रेसी को, इंडिया की डेमोक्रेसी को बनाने में कोई रोल नहीं है। चलिए, आप विषयांतर कर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकल, मैं तो चाह ही नहीं रहा था कि ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बहस हो, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को, और आपने कहा भी था कि आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत सारे लोगों का जवाब देना। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत सेट फॉर्मेट के साथ 3-4 बातों को बोलना चाहते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले पश्चिम बंगाल में विपक्ष पर पीएम मोदी ने निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है वो जरा सुनवा देते हैं। साथियों, जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग
आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले उसे समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। जो मीडिया पहले के बयान को गलत ठहरा रही थी, उसने भी चुप्पी साध ली है। और मैं दिल्ली में उन मीडिया के लोगों को रात देर जाकर के देखा था। मैं आज उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना नहीं चाहता हूं और नहीं ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा था, बिना सबूत, बिना जानकारी, बिना फैक्ट चेक किए एकदम से मोदी पर हमला बोलने के लिए नए नए शब्दों का श्रृंगार कर रहे थे। आज वीडियो सामने आ गया है। समय कम है, फटाफट राकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभी विजय जी ने बहुत बड़ी बातें कह दी। मैं पिछले 30 वर्षों में कई देशों की यात्रा की, लंबी सूची है, 50, 60, 70 जो भी है। और मैंने दोनों 2014 के पहले भारत और 2014 के बाद के भारत का मैं घंटों विश्लेषण कर सकता हूं, उदाहरण के साथ। लेकिन समय नहीं है। प्रवीण जी का धन्यवाद। मैं 15 से 20 सेकंड में अपनी बात रखना चाहता हूं। विजय जी हो या देवकीनंदन मिश्रा हो या रास बिहारी हो या प्रवीण जी हो, कोई भी, किसी को भी भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल बात करने का कोई हक नहीं बनता। एक। दूसरा, मैंने 14 के बाद का देखा है भारत, और आज जो भारत है, विश्व का जितने लीडर हैं उसमें सबसे ज्यादा चाहने वाला, जानने वाला, बताने वाला और क्रेडिबल लीडर नरेंद्र भाई मोदी हैं। ये एक डाटा मॉर्निंग स्टार का सर्वे है, जो अमेरिका की एक जानी मानी एजेंसी है। नंबर 2। नंबर 3, जो भारत का आभा मंडल बड़ा है, जो पोलियो हमारे यहाँ पूरे विश्व घूमने के बाद आया और आज भी चल रहा है, वो देश ने 100 से ज्यादा देशों को कोविड में वैक्सीन दी। और उसके बाद वो पापा न्यू गुनिया का प्रधानमंत्री को लोग भूल जाते हैं, जिसने पैर छुआ, और गुयाना का राष्ट्रपति मोहम्मद साहब हैं, जिन्होंने कि 2023 में जनवरी में इंदौर में उन्होंने वहां सबके सामने पैर छुआ कि आप नहीं होते तो हमारा देश नहीं होता। ये कब हुआ आज तक इतिहास में, भारत के इतिहास में? ये भारत के लिए गौरव की बात है कि हमारा भारत का प्रधानमंत्री ने ये काम किया है। इसमें चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई सबको सराहना करनी चाहिए। और भारत के लिए एक भारतीय होने के नाते सर गर्व होना चाहिए। कोई नहीं कह रहा है कि कांग्रेस ये नहीं बनाया। मैं सुषमा जी ने 2017 में बोला यूनाइटेड नेशन में, 70 साल में हमारी सरकारों ने ये किया है। भूल जाते हैं लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय मंच एक अलग घटनाक्रम होता है। मैं वही कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय मंच में ही बोला, ऐसा किसी ने नहीं बोला। ये इनको कह के अपने को सफाई नहीं देना चाहिए। और फिर इन्होंने नाम मेरा गलत बोल करके, एक ने राकेश त्रिपाठी नाम बोल दिया, एक ने कुमार विश्वास रख दिया। ये भी गलत है। नाम को सुधारा कीजिए विजय हंस जी, मैंने आपके नाम को सम्मानजनक किया, लेकिन जो भी है आप तथ्यों पर बात करें। लेकिन भारत के साथ, और आपके लीडर जाते हैं भारत क्या करते हैं बाहर जाकर के, क्या नैरेटिव सिस्टम है, सहम पित्रोदा क्या बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको।
जो देश विरोधी बात करते हैं देश के बाहर जा करके, आपके नेता चाहे कोई भी हो, यदि बीजेपी के लिए होता मैं उनको भी कोसता, उनको भी नहीं छोड़ता मैं जी। डेमोक्रेसी में राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, मोदी। अरे भाई साहब, अम्बेडकर एक समिति का अध्यक्ष थे, आपको भी जानकारी नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, एक नैरेटिव चला दिया बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के। मेरा विरोध नहीं है उनसे। अरे आपको पता ही नहीं है, इतिहास भूगोल में पता है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया का नाम क्यों अभी तक है? और इंडिया का नाम बताएंगे आप? 5 साल के लिए इंडिया का नाम रखने की बात कही गई संविधान में। ठीक है, आप सभी मेहमानों से मैं विनम्रता के साथ कहूंगा कि हम दूसरे चरण पर बात कर रहे थे। दूसरे चरण का मतदान जारी है और मतदाताओं से अपील है बड़ी से बड़ी तादाद में बाहर निकलें, मतदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए।